हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 7 के हम एनसीईआरटीज में ज्योग्राफी का अपना चैप्टर कर रहे थे। पार्ट 2 में अपना चैप्टर ये बन चुका था। वीडियो थोड़ा सा जो है चैप्टर हालांकि छोटा है, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका जो है वो थोड़ा सा डेप्थ में है, इसलिए ये पार्ट 3 बनाना पड़ रहा है। और पार्ट 3 में जो है वो हम विंड के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो है वो एयर प्रेशर के बारे में पढ़ लिया था, और हमने जो था बाकी स्टार्टिंग में जो है वो एयर एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन कैसा था, हमने ग्रीन हाउस और ग्लोबल वार्मिंग को समझ लिया था। हमने ये भी समझ लिया था कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक बैलेंस कैसे बना हुआ था और कैसे बना रहना चाहिए, और उसकी क्या ज़रूरत है बने रहने की, इसको हमने पढ़ लिया था। हमने इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और डेप्थ में समझा था जब हमने एयर प्रेशर को समझने की बात करी थी। ठीक है, हमने उसके बाद फिर स्ट्रक्चर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को समझा था। एटमॉस्फेयर में सारे हमने जो लेयर्स थे उसको हमने 1 बाय 1 समझा था। वेदर एंड क्लाइमेट को हमने पढ़ा था, और टेम्परेचर के बारे में हमने पढ़ लिया था, और एयर प्रेशर भी हमारा ख़त्म हो चुका था। अब हम विंड से अपने चैप्टर को जो है वो कंटिन्यू करेंगे, और इस चैप्टर को हम इस चैप्टर को जो है हम इसी वीडियो में एंड कर देंगे। ठीक है, तो चैप्टर कहते हैं विंड से स्टार्ट करते हैं। तो जो मूवमेंट, जो एयर का हवा का जो मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, यानी ये हमने पीछे पढ़ा था एयर प्रेशर में, ये हमने पढ़ा था कि एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर में वो मूव करती है। तो जो एयर का ये मूवमेंट होता है ना फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरियाज में, इसे ही हम जो है वो वायु कहते हैं, हवा कहते हैं। ठीक है, हमने हवाओं को देखा होगा काम करते हुए कि वो सूखे पत्तों को उड़ा के ले जाती हैं किनारों पे से। फुटपाथ पे अक्सर आपने सूखी सूखी पत्तियां देखी होंगी, जो हवा के कारण जो उड़ती हैं वो उड़ जाती हैं, और उड़ती आपकी ऐसी हैं कि वो नीचे से ऊपर की तरफ उड़ती हैं। ठीक है, नीचे से ही ऊपर की तरफ उड़ती हैं, ये नहीं है कि वो रगड़ती भी चल रही हो, नहीं, वो नीचे से ऊपर की तरफ उड़ती हैं। ठीक है, और वैसे ही जो होते हैं जब स्टॉर्म आते हैं तो ट्रीज जो होते हैं वो नीचे से उखड़ना शुरू हो जाते हैं, उनकी जड़ें निकलने लगती हैं एक तरीके से जब स्टॉर्म्स आते हैं। ठीक है, कभी कभार हमने ये देखा होगा कि विंड जो है बड़ी जेंटली, बहुत ही मासूमियत के साथ जो है वो ब्लो करती है, तो उसमें आप ये देखते हैं कि स्मोक जो होता है वो एक फाइन डस्ट को, स्मोक और फाइन डस्ट को भी उड़ा के ले जाती हैं। एक आप ऑब्जर्वेशन करिएगा थोड़ा सा कि जब आपके घर में कोई धूप बत्ती या अगरबत्ती जलती है ना, तो आप उसमें एक चीज़ नोटिस करिएगा कि उसका जो धुआं होता है ना, उसका जो धुआं होता है उसमें हल्का सा कहीं ना कहीं सर्कुलर मोशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो एक सर्कुलर मोशन जो है ना, वो उसमें हल्का सा एक आपको एग्जांपल दिखेगा कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है। एक सर्कुलर मोशन में जो है वो उसका धुआं जो है वो मूव करता है, ये आप ऑब्जर्व करिएगा। ठीक है, अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि विंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, तो वो डिफिकल्ट कर देती है कि हम उसके अगेंस्ट में नहीं जाते, कि विंड हमारी ऐसे मूव कर रही है और एक पर्सन है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आप ये देखोगे कि उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस लग रहा है, उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, तो ये विंड के अपने अपने अलग अलग तरीके हैं कि हल्की हवा चलती है तो उसकी अलग सिचुएशन होती है, तेज हवा चलती है तो उसकी सिचुएशन अलग होती है। तो हमने ये एक्सपीरियंस भी करा होगा कभी कभार कि जब हम गाड़ी पे चल रहे होते हैं, और इवन खास तौर से जब हम अम्ब्रेला लेके जो है वो विंडी डे में चल रहे होते हैं, या बारिश के टाइम पे भी अगर हम मूव कर रहे होते हैं, जब ठंडी हवा चलती है, तो हमारा छाता जो होता है ना, जो बेसिकली छाता हमारा इस तरीके से बेंड होता है ना, जो छाता हमारा इस तरीके से बेंड होता है, वो हवा की वजह से इस तरीके से बेंड हो जाता है। ठीक है, और छाता ऐसे बन जाता है, जबकि छाता हमारा इस तरीके का पोजीशन होता है ना, तो छाता हमारा हवा की वजह से जो है वो इस तरीके का रूप ले लेता है। ठीक है, ये आपका एक नॉर्मल डे टू डे के एग्जाम्पल्स हैं जो आपने देखे ही होंगे, इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ठीक है, तो थिंक ऑफ ऐसे ही बाकी एग्जाम्पल्स आपने बहुत देखे होंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, विंड को हम देख लेते हैं कि विंड जो है वो नेम करा गया है आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट्स ब्लोज, यानी कि विंड जो है वो उसका जो नामकरण हुआ है वो उसके डायरेक्शन की वजह से हुआ है, यानी जिस डायरेक्शन से वो मूव कर रही है उसी के हिसाब से जो है वो उसको नाम दे दिया गया है। यानी कि जो विंड ब्लो करती है फ्रॉम वेस्ट, यानी कि जो विंड जो मूव करती है फ्रॉम वेस्ट से, वेस्ट कहाँ पर है हमारा, वेस्ट में इस तरीके से मूव अगर कर रही है, यानी विंड जो है वो इस तरफ डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये विंड जो कहलाएगी वो वेस्टर्ली विंड्स कहलाएंगी। इसको हम आगे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें हम देखेंगे। ठीक है, वो यहाँ पर हमें समझ में आएगा, इस मेजर प्रेशर बेल्ट और विंड सिस्टम में हमें समझ में आएगा। हालांकि डिटेल में नहीं जाएंगे, जो सिर्फ हमें ओवरव्यू दे रखा है हम उसी के ऊपर गौर करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं। तो ऐसे ही हमने ये एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे। अच्छा, विंड को जो है इन्होंने 3 तरीके से डिवाइड कर रखा है।
ठीक है, 3 तरीके से कैसे डिवाइड कर रखा है कि पहली है परमानेंट विंड। ये विंड जो होती है इनको हम ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज विंड भी कहते हैं। द ट्रेड विंड्स यानी कि जो ट्रेड विंड्स होती हैं वेस्टर्लीज और जो ईस्टर्लीज विंड होती हैं ये परमानेंट विंड होती हैं, यानी परमानेंट विंड होती हैं क्योंकि ये लगातार जो होती हैं वो ब्लो होती हैं साल भर तक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही। ठीक है, अच्छा, ट्रेड विंड और वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज विंड की यहाँ पर जो बात करी गई है वो इस तरीके से करी गई है। यहाँ पर आप थोड़ा सा इस चीज़ को मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा समराइज फॉर्म में कि ये आपका एक इक्वेटर वाला लाइन दिख रहा है आपको। मैं थोड़ा सा इसको दूसरे कलर से करता हूँ। ये इक्वेटर लाइन है आपकी, रेड रंग में ये इक्वेटर लाइन जा रही है। ठीक है, तो ये तो आपको बहुत भी पता है कि इक्वेटर पर सन की रेज सबसे ज़्यादा पड़ती है। तो जब सन की रेज सबसे ज़्यादा यहाँ पर पड़ेंगी तो यहाँ से जो एयर होगी वो ऊपर की तरफ उठेगी। ठीक है, जब ऊपर की तरफ उठेगी तो वो एक लो प्रेशर क्रिएट करेगी ऊपर, और घूम के जब आएगी तो वो हाई प्रेशर क्रिएट करेगी किसी दूसरी जगह पर। ठीक है, तो जब इस जगह पे जो ये रेड लाइनिंग है इक्वेटर पर, यहाँ से ये विंड ब्लो कर रही है। देखिए यहाँ से ये एरो जो दिखाए हैं ये विंड ब्लो करती है। तो जब ये विंड ब्लो करती है, ठीक है, तो इसका एक शेप जो होता है ना वो थोड़ा सा कोलाइडिंग सा होता है। जब विंड चलती है ना, जब ट्रेड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो है जब ये मूव करती हैं और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो करती हैं ये आपस में कोलाइड होने की सिचुएशन क्रिएट कर देती हैं। यानी कि एक विंड जो है वो ऐसे ब्लो हो रही है, इस तरफ फ्लो हो रही है, और दूसरी इधर से आती है। तो जैसे ये आती हैं आपस में एक दूसरे के पास में तो ये सीधी टकराती नहीं, ये सीधी खड़ी हो जाती हैं, इस तरीके से पोजीशन ले लेती हैं। तो जब इस तरीके से पोजीशन ले लेती हैं तो ये मूव करती हैं ऊपर, लो प्रेशर क्रिएट करती हैं, और घूम के जो है वो दूसरी तरफ घूम जाती है। ये इधर घूम जाती है और इधर वाली इधर घूम जाती है, और ये हम पोजीशन देख रहे हैं वो इक्वेटर लाइन से देख रहे हैं। ठीक है, ये है हमारी इक्वेटर। तो यहाँ से जो विंड ऐसे आई वो यहाँ पर टकरा के इधर घूम गई, और इधर से टकरा के इधर को घूम गई। तो वो इस तरीके ये पोजीशन जो दिखाई गई है, ये वाली खासतौर पर जो पोजीशन दिखाई गई है ये इसी पोजीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ आपको मैं। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जैसे ही आपकी ये विंड मूव करती हैं, ठीक है, तो ये इस तरीके से मूव करके ओवरलैपिंग, जब अभी यहाँ से उठी, अभी ये अब ये यहाँ से उठी, और यहाँ से उठने के बाद इन्होंने लो प्रेशर क्रिएट करा, और लो प्रेशर क्रिएट करने के बाद जिस जगह पर ठंडी हो गई ये दोबारा वापस पहुंची, तो वहाँ पर इन्होंने एक हाई प्रेशर क्रिएट कर देती हैं। ठीक है, तो ये होती हैं इस तरीके से ट्रेड विंड की बात हो गई यहाँ पर। अच्छा, ये ईस्ट की इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ से ये ईस्ट से मूव करती हैं। हमारा ईस्ट डायरेक्शन ऐसा ही तो है ना, ईस्ट यहाँ पर है, वेस्ट हमारा यहाँ पर है, नॉर्थ यहाँ पर है हमारा, और साउथ यहाँ पर है। तो ईस्ट से विंड फ्लो कर रही है, तो यानी ये सारी सारी जो है वो ईस्टर्लीज विंड है, ये ईस्टर्लीज विंड है। और ठीक यहाँ पर जो ये भी ईस्टर्लीज विंड आ रही है यहाँ पर, इस तरीके से ये ईस्टर्लीज विंड आ रही है, ये ईस्ट से फ्लो, जिस डायरेक्शन से ऐसे फ्लो करके दिखा रहे हैं ना, ये जो है वो ऐसे फ्लो करके दिखाई हैं, तो ये ईस्ट से तक जा रही हैं। और यहाँ पे जो ये आपको दिख रही हैं ये है वेस्टर्लीज विंड, क्योंकि ये वेस्ट से इधर को घूम जा रही हैं, ये वेस्ट से इधर जा रही हैं। ठीक है, तो ये हमारी ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज विंड होती हैं। उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो क्या चीज़ है हमारा दूसरा, सीजनल विंड होती हैं। तो सीजनल विंड जो होती हैं, ये विंड जो होती हैं ये चेंज कर देती हैं अपने डायरेक्शन को अलग अलग मॉनसून, अलग अलग सीजन में जो होते हैं इनके डायरेक्शन जो होते हैं वो बदल जाते हैं। इसलिए जो है वो ये मौसम के हिसाब से विंड फ्लो करती हैं। एग्जाम्पल जो मानसून हमारे इंडिया में आता है वो एक सीजनल विंड का एक एग्जाम्पल है हमारा। ठीक है, तीसरी विंड होती है हमारी लोकल विंड। लोकल विंड जो होती हैं ये ब्लो करती हैं और एक पर्टिकुलर पीरियड में, दिन के या साल के या दिन के एक पर्टिकुलर पीरियड में जो है वो ये विंड ब्लो करती हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए तो जो लैंड ब्रीज और जो सी ब्रीज होते हैं ये हमारे एक लोकल विंड के एग्जाम्पल हैं। हम रिकॉल करेंगे जो हॉट और ड्राई लोकल विंड होती हैं जो नदर्न प्लेन्स की होती हैं, खासतौर पर हमारे यूपी बिहार के जो नदर्न प्लेन्स का जो एरिया है इनमें चलती हैं एक सूखी और बड़ी गर्म हवा जिसे हम कहते हैं लू। लू की भीषण आसार, लू की भीषण हवा चल रही है, तपती हुई गर्म गर्म हवा चल रही है, लू, उसे हम कहते हैं लू। और उसमें नहीं जाना चाहिए, उसमें हमें कहीं भी बाहर निकलना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही गजब तरीके की वो विंड होती है। ठीक है, अच्छा जी, चलिए इसी का एक विंड का ही एक टेरर आपको देखने को मिलेगा इस केस स्टडी को अगर आप पढ़ेंगे। एक साइक्लोन के बारे में बता रहे हैं, एक नेचर्स की फ्यूरी दिखाई जा रही है जिसमें कहना है कि एक उड़ीसा जो कि हमारे इंडियन में एक ईस्टर्न सी कोस्ट का इंडिया
इंडिया में ईस्टर्न सी कोस्ट पर एक हमारा एक स्टेट है जिसने एक साइक्लोन को फेस किया था जो ओरिजिनेट हुआ था बे ऑफ बंगाल में। 17 और 18 अक्टूबर की बात है 1999 में। साइक्लोन ने जो है वो 5 डिस्ट्रिक्ट को जो है वो स्टेट के जो है वो हेड करा था। लेकिन एक सुपर साइक्लोन आया था 29 अक्टूबर 1999 में, जिसने बहुत बड़े पोर्शन को जो है वो बिल्कुल ही तहस नहस कर दिया था, डिवास्टेट कर दिया था, भयानक सिचुएशन बना दी थी उसने। डैमेज ने जो इस जो डैमेज इसमें हुए थे वो 3 वजहों से हुए थे। एक तो विंड की वेलोसिटी, विंड बहुत तेज रफ्तार में रही बही थी। फिर उसके बाद जब विंड ब्लो करी थी तो उसके बाद फिर बारिश बन गई, बारिश की वजह से फ्लडिंग हो गई, फ्लडिंग की वजह होने की वजह से कुछ टाइडल सर्जेस भी जनरेट हुए। ठीक है, तो ये 3 कारण थे जिनकी वजह से एकदम भयानक बहुत ही मतलब भीषण तबाही हुई है उड़ीसा में, हुई थी मतलब। ठीक है, तो विंड की जो रफ्तार बताई गई थी वो 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बताई गई थी, जो कि चली थी 36 घंटे, यानी करीब 1.5 दिन तक 260 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली थी। ठीक है, और ये हाई वेलोसिटी विंड ने जो था वो जड़ से उखाड़ दिया था पेड़ों को, कच्चे मकानों को ढहा दिया था, जो रूफ टॉप थी बहुत सारी इंडस्ट्रियल शेड्स की, और दूसरे जो मकान थे वो बिल्कुल ही हवा में उड़ गए थे। ठीक है, पावर सप्लाई और जो टेलीकॉम्स की लाइन थी वो बिल्कुल ही जो है वो स्नैप हो गई थी, कंप्लीटली कट के बाहर हो गई थी, बिल्कुल बिल्कुल कट गई थी एकदम, किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं था। फिर उसके बाद हैवी रेन हुई, बारिश हुई, भीषण बारिश हुई। साइक्लोन के बाद इन्फ्लुएंस के बाद 3 दिन तक भीषण बारिश हुई, और भीषण बारिश होने की वजह से वहाँ पे आ गई बाढ़। कई सारी नदियों में जो है वो बाढ़ के आसार बन गए, और वो बाढ़ उड़ीसा में आ गई। उसके बाद फिर साइक्लोनिक विंड की बात कर रहे हैं, जिन्होंने जो है वो टाइडल वेव्स यानी कि लहरें उठी थी बहुत ही, जो कि 20-20 किलोमीटर तक जो है वो शहर के अंदर यानी उड़ीसा स्टेट के इनलैंड इलाकों में 20-20 किलोमीटर तक अंदर जो है वो टाइडल वेव्स आ गई थी, जिसने मैसिव डिस्ट्रक्शन करा था कोस्टल एरियाज का। ये भी कह रहे हैं कि 7 से 10 मीटर ऊंची जो थी वो हाई टाइडल वेव्स थी, जो सडनली अचानक से ही जो है वो उन्होंने एक तबाही मचाना शुरू कर दिया, और इसकी वजह से जो स्टैंडिंग पैडी क्रॉप्स थी, धान की जो फसल थी, वो बर्बाद हो गई। ठीक है, अच्छा आगे इसमें ये कहा कि जो साइक्लोन जो बेसिकली ओरिजिनेट हुआ था उसका डिप्रेशन जो था वो बेसिकली गल्फ ऑफ थाईलैंड में था, जो कि पोर्ट ब्लेयर के ईस्ट में आता है। 25 अक्टूबर 1999 में वहाँ पे ये ओरिजिनेट हुआ था, और ये धीरे धीरे जो है वो नॉर्थ वेस्ट वर्ड होते हुए डायरेक्शन में उड़ीसा तक पहुंच गया, और इसने इंटेंसिफाई कर लिया, अपने आप को भयावह और कर लिया। 25 अक्टूबर को जब वहाँ गल्फ ऑफ थाईलैंड में जब ये ओरिजिनेट हुआ ना, तो वहाँ से ये नॉर्थ वेस्ट में आते आते जो है वो इसने अपने आप को एकदम सुपर साइक्लोन में कन्वर्ट कर लिया, और इसने उड़ीसा के बालीकुडा और एरसामा वाले जो इलाके हैं उन जगहों पे बहुत बुरी तरीके से इन्हें हिट किया। 29 अक्टूबर को करीब सुबह 10:30 बजे की टाइम की बात बता रहे हैं। ठीक है, एक सुपर साइक्लोन जो था जिसने पूरे एंटायर कोस्ट को जो है वो एकदम पूरी तरीके से तबाह कर दिया, जिसमें भुवनेश्वर शहर, कटक शहर और 28 जो कोस्टल टाउन थे वो सब के सब बर्बाद हो गए थे। ऑलमोस्ट देख रहे हैं, इसमें ऑलमोस्ट पूरा उड़ीसा स्टेट जो है, जो कोस्टल एरियाज है, जो इनलैंड इलाके हैं, वो सबके बताया कि कितनी भीषण तबाही करी थी साइक्लोन ने। कह रहे हैं करीब 13 मिलियन, 1 करोड़ 30 लाख लोग जो है वो पीपल अफेक्टेड हुए थे इससे। बहुत भारी संख्या में जो लाइव स्टॉक्स थी वो मर गए, जो खड़ी हुई फसलें, तैयार फसलें थी, जो वेजिटेबल के खेत थे, फ्रूट्स थे, ये बुरी तरीके से हैविली डैमेज हुए। और ड्यू टू सैलिनाइजेशन की वजह से जो टाइडल सर्ज आई थी, उसमें जो एग्रीकल्चर जो लैंड थी वो बिल्कुल ही इनफर्टाइल हो गई थी। क्यों? क्योंकि जो ओशियंस की जो लेयर थी, जो ओशियंस था ना, ओशियन का पानी तो वैसे भी सलाइन नेचर होता है, नमकीन पानी होता है, खारा पानी होता है। तो जब वो विंड की वेलोसिटी और टाइडल सर्जेस की वजह से जो है वो 20 किलोमीटर अंदर तक आ गए, तो 20 किलोमीटर के दायरे में जितने भी जो ज़मीनें थी वो उस खारे पानी की वजह से जो है वो इनफर्टाइल हो गई थी। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि लार्ज ट्रैक्ट जो थे साल के और टीक के, जो ये पेड़ थे साल के, टीक के और बैम्बू के प्लांटेशन बिल्कुल बुरी तरीके से जो है वो डिसअपियर हो गया, बिल्कुल एकदम गायब हो गए, जड़ से उखड़ गए पानी से। और जो मैंग्रोव फॉरेस्ट थे पैरादीप और कोणार्क में, ये भी वैनिश हो गए। तो ये आप एक डिस्ट्रक्शन देख रहे हैं जो सुपर साइक्लोन ने मचाया था, डिस्ट्रक्शन उड़ीसा के रीजन में। ठीक है, अब जल्दी से हम इस मॉइस्चर के टॉपिक को हम जल्दी से जल्दी देख लेते हैं कि मॉइस्चर क्या था। हम कहते हैं नमी है, एक उमस भरा मौसम है, एक उमस सी हो रही है, नमी सी हो रही है, चिपचिपाहट जिसे कहा जाता है।
हमारी बॉडी पे गर्मी के टाइम पे जो होती है वो चिपचिपाहट सी होती है। इसको अब समझ लेते हैं, मॉइस्चर इसी को कहते हैं कि जब पानी इवेपोरेट होता है ज़मीन से और डिफरेंट वाटर बॉडी से, डिफरेंट वाटर बॉडी जहाँ पर भी पानी होता है वहाँ से जब पानी इवेपोरेट होता है तो वो वाटर वेपर बन जाता है। ठीक है, मॉइस्चर जो हवा में जो नमी होती है किसी भी टाइम पे हम उसे ही जो है वो ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिडिटी का जो एक मीनिंग आता है वो नमी भी कहते हैं और इसे हम आर्द्रता भी कहते हैं। हिंदी में इसका एग्जैक्टली मीनिंग जो होता है वो आर्द्रता ही होता है, हम इसे नमी मान के चलेंगे। ठीक है, अच्छा, तो जब हमारी जो हवा होती है इसमें वाटर वेपर्स की संख्या जो होती है, वाटर वेपर्स की जो क्वांटिटी होती है बिल्कुल भरमार होती है, तो हम उसे जो होते हैं बड़ा ही ह्यूमिड डे कहते हैं। ये हवा में जो है वो अगर कुछ ज़्यादा ही नमी है तो उसके कांटेक्ट में जो भी आएगा वो पूरा ही पूरा जो है वो एक ह्यूमिड बना देगा सराउंडिंग्स को। ठीक है, तो जब हवा में जो है बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वाटर वेपर्स बनने लगते हैं तब वो ह्यूमिड डे बन जाता है हमारा। और अब एज द एयर गेट्स वार्मर, जब एयर हमारी गर्म होगी और गर्म होगी इसकी कैपेसिटी जो होगी पानी को होल्ड करने की इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब हवा ऊपर की तरफ उठेगी तो थोड़ी सी नमी के साथ ही तो इवेपोरेट करेगा। तो इसी तरीके से जब वाटर वेपर की तादाद इंक्रीज हो जाती है, जब हवा गर्म होने लगती है तो इससे जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमिड होने लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा नमी हो जाती है एटमॉस्फेयर में हमारे। और ऐसे ही दिन में क्या होता है, क्लोथ हमारे जो होते हैं वो एक लंबा समय लेते हैं सूखने में और हमारे शरीर से जो पसीना होता है वो रुकने का नाम ही नहीं लेता, वो इवेपोरेट होता ही नहीं, क्योंकि हमारी सराउंडिंग ही नमी से भरी पड़ी है। ठीक है, हमारी सराउंडिंग ही नमी से भरी पड़ी है। हमारे शरीर से जितना पसीना निकल रहा होता है वो हमारे ठंडे एनवायरनमेंट की वजह से इवेपोरेट ही नहीं हो पाता, बल्कि हमारी नमी जो एनवायरनमेंट में जो एटमॉस्फेयर में जो नमी है उसकी वजह से हमारी बॉडी चिपचिपी सी होने लगती है। ठीक है, जिससे हम जो है वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो मॉइस्चर इस तरीके से, इस तरीके इसका होता है, समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, जब वाटर वेपर जो होते हैं वो राइज करते हैं, जब वाटर वेपर ऊपर की तरफ राइज करेंगे तो वो ठंडे होने लगेंगे। ठीक है, वो ठंडे होने लगेंगे और वाटर वेपर जो होंगे जब कंडेंस होंगे तो इससे जो होंगे वो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर क्रिएट होंगे। ठीक है, इससे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर क्रिएट होंगे। ठीक है, अब ये होता है, देखिए इसको इसको समझने का एग्जांपल ये है कि आप जब पानी गर्म करेंगे तो बर्तन के ऊपर आप एक ढक्कन लगा देंगे, तो जब आप ढक्कन को हटा के देखेंगे तो आपको उसमें जो है उस ढक्कन के नीचे जो है वो बेस पर आपको ड्रॉपलेट्स नजर आएंगी। तो ये वही ड्रॉपलेट्स होंगी, जब पानी कंडेंस होता है, वाटर वेपर कंडेंस होता है तो वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म क्रिएट कर लेता है। और बादल ही जो हैं वो सच ड्रॉपलेट्स का ही पार्ट होते हैं कि जब हमारा जो ये जो भी वाटर बॉडीज हैं, जो जमीन पे जो पानी होता है, ये सूरज की किरणों की वजह से जब इवेपोरेट कर जाता है तो इवेपोरेट करने के बाद बहुत सारे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और उसी की वजह से ये ड्रॉपलेट्स जो होती हैं जब भारी हो जाती हैं, जब अब भारी हो जाती हैं तो ये भारी होने की वजह से जो है ये हवा में फ्लोट कर देती हैं और ये नीचे आ जाती हैं। ये नीचे प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में नीचे आ जाती हैं। ठीक है, और यही प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में जब नीचे आती हैं, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। जब ये प्रेसिपिटेशन जो होता है वो अर्थ पर आता है लिक्विड की फॉर्म में तब वो कहलाता है रेन। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक जेट प्लेन का एग्जांपल दे रखा है। ये आपने जेट प्लेन देखे होंगे जो हवा में फ्लाई करते हैं, उड़ रहे होते हैं, वो एक अपने साथ पीछे पीछे सफ़ेद एक सफ़ेद ट्रेल, यानी कि एक तरीके का धुआं अपना छोड़ते हुए चले जाते हैं। वो धुआं छोड़ते हुए चले जाती हैं, आपने देखा होगा कि सफ़ेद लंबी सी जो है वो एक पूरी एक ट्रेल जाती है। मॉइस्चर फ्रॉम दीज इंजन के अंदर से जो मॉइस्चर होता है वो उन्हें कंडेंस करता है, ठंडा कर देता है। और ठंडा जब कर देता है तो वो जो हम ट्रेस देखते हैं वो कंडेंस्ड मॉइस्चर की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, जो कुछ टाइम तक जो होती है वो हवा में रहती है जब तक उन्हें हवा डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, तो आप ये देखते हो ना जेट प्लेन से जो धुआं, बेसिकली स्मोक हम कहते हैं उसे, वो एक कंडेंस्ड फॉर्म में होती है। जब कंडेंस्ड फॉर्म में होती है तो आपको पता है कि कंडेंस्ड फॉर्म में होती है तो वो भारी हो जाती है और भारी होने की वजह से जो है वो एक, भारी होने की वजह से कंडेंस ज़्यादा फॉर्म में जो होती है, भारी होने की वजह से जो होती है वो अलग तरीके से दिखती है। तो जो वैसे ही चीज़ है कि जब एयर का डिस्टर्बेंस उसमें नहीं होता ना तो वो वैसी की वैसी टल देती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो ट्रेल गायब हो जाती है क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में आकर डिस्टॉर्ट हो जाती है और फिर वो वहाँ से वो विजिबल नहीं होती, नहीं दिख पाती। ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेशन वाली बात जो हमने कही कि प्रेसिपिटेशन जो होती है जब वो अर्थ पर आती है लिक्विड की फॉर्म में तो वो रेन कहलाती है।
बहुत सारे जो ग्राउंड वाटर होते हैं वो रेन वाटर से ही आता है। ज़मीन में जो पानी होता है ना, ज़मीन से जो हम पानी निकालते हैं बोरिंग करके या सबमर्सिबल लगवा के जो हम पानी निकालते हैं, वो बेसिकली जो होता है वो रेन वाटर से ही होता है। क्यों? क्योंकि रेन वाटर जब ज़मीन पे गिरता है ना, तो वो नीचे जाता है, अंडरग्राउंड में जाता है, परक्यूलेट हो जाता है। ठीक है, परक्यूलेट रहता है, ज़मीन से जो होती है वो अंदर अपने absorb कर लेती है, और होते होते जो है वो नीचे जाके ज़मीन के नीचे जो होता है वो पानी वहाँ पे जाके कलेक्ट हो जाता है, जिसको हम बोरिंग के जरिए, समरसेबल के जरिए से, पंप के थ्रू जो है वो ऊपर खींच लेते हैं। तो प्लांट्स जो होते हैं वो प्रिजर्व करते हैं पानी को, प्लांट जो होते हैं वो प्रिजर्व करते हैं पानी को। प्लांट हेल्प प्रिजर्व वाटर। प्लांट जो होते हैं वो वाटर को प्रिजर्व करने में मदद करते हैं। कैसे? क्योंकि प्लांट को हम जब पानी डालते हैं तो पानी के कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी पानी जो होता है वो नीचे चला जाता है, अंडरग्राउंड रहता है। तो पानी जो होता है वो प्लांट जो होते हैं वो प्रिजर्व कर लेते हैं पानी को एक तरीके से। ठीक है, जब ट्रीज जो कि हिल साइड्स पर होते हैं उनको अगर काट दिया जाता है, तो रेन वाटर जो होता है वो डायरेक्टली जो है वो बेयर माउंटेन से नीचे की तरफ बहुत तेज रफ्तार में जो है वो फ्लो कर जाता है, और इसकी वजह से जो है वो लो लाइंग एरियाज जो हैं उनमें फ्लडिंग के चांसेस बढ़ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि सपोज एक ये हिल टाइप एरिया है और यहाँ पर ये पेड़ लगे हुए हैं, इस तरीके से ये पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है, तो जब बारिश होगी तो यहाँ पर उन्हें जो है ये पेड़ जो होंगे उस पानी की रफ्तार को धीरे कर देंगे। लेकिन अगर ये पेड़ सारे के सारे पेड़ जो हैं वो काट दी जाते हैं, तो पानी की रफ्तार जो होगी वो बहुत तेज़ी से फ्लो करती हुई नीचे जाएगी, जिसकी वजह से जो लो लाइंग एरियाज हैं वहाँ पे फ्लडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, फ्लडिंग के आसार बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसी मैकेनिज्म पर जो है वो 3 तरह की रेनफॉल्स होती हैं। एक कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, एक ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, एक साइक्लोनिक रेनफॉल होती है। यहाँ पे आपको टाइप ऑफ रेनफॉल देखने को मिल रही है, जो कि है इसमें कन्वेंशनल रेनफॉल, रिलीफ, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल। इसके बारे में हम आगे की डिटेल में, यानी आगे की चैप्टर्स में, आगे की क्लासेस में जो है वो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इसका इमेज कितना सफिशिएंट है पढ़ना 4.5 में। ठीक है, अच्छा, रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। रेनफॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लांट और एनिमल के सर्वाइवल के लिए। प्लांट को पानी मिल जाता है, एनिमल को भी पानी मिल जाता है, क्योंकि जब ये बरसात होती हैं तो नदियाँ जो होती हैं उनमें पानी इकट्ठा हो जाता है जो जानवर पीते हैं। ठीक है, अच्छा, इससे जो होता है फ्रेश वाटर भी जो है वो अर्थ सरफेस पर आता है, क्योंकि रेन वाटर जो होता है वो बेसिकली फ्रेश वाटर ही कंसिडर करा जाता है, हम उसे पी भी सकते हैं, हम उसको स्टोर कर लेते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपने सुना होगा, रेन वाटर को जो है वो हार्वेस्ट कर लिया जाता है और बाद में उसको इस्तेमाल करा जाता है। तो वो ये वही प्रोसेस है। अगर रेनफॉल हमारी कम होती है, पानी की कमी होगी, और इससे जो होंगे वो सूखे के आसार हो जाएंगे, सूखा बढ़ने लगेंगी, मतलब सूखे के कारण वो हो जाएगा कि सूखा हो जाएगा इलाका, कि ज़मीन जो हो जाएगी वो सूखी हो जाएगी, बंजर टाइप की। ऑन द अदर हैंड, इफ़ इट इज़ मोर फ्लड टेक प्लेस, तो अगर यही बारिश जो है वो भारी मात्रा में हो, भीषण बारिश हो जाए, तो बाढ़ बाढ़ के आसार हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने अब तक इसमें ये सीख लिया है, अब तक इस चैप्टर में हमने ये देखा कि हमारे पास किसी भी चीज़ का होना, हद से ज़्यादा होना नुकसानदेह है, हद से कम होना वो भी नुकसानदेह है। ठीक है, अगर टेम्परेचर गर्म हो रहा है हमारा, तो वो ज़्यादा गर्म हो रहा है तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है, ठंडा हो रहा है तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है। ठीक है, अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है तो एनवायरनमेंट हमारा गर्म हो जाएगा, और अगर हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बिल्कुल कम हो रही है तो टेम्परेचर हमारा ठंडा हो जाएगा, तो वो भी हमारे लिए सफिशेंट नहीं है। ठीक है, बारिश का एक अच्छी मात्रा में होना वो हमारे लिए अच्छा है। अगर कम होती है तो वहाँ पर पानी की कमी हो जाएगी, वहाँ पे सूखे की चांसेस बढ़ जाएंगे, और अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है तो वो हमारे पास फ्लड के वजह बन जाएगी, कि वो बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, प्रेसिपिटेशन के अलग फॉर्म्स भी यहाँ पर आपको दे रखे हैं। एक प्रेसिपिटेशन का फॉर्म हमने वहाँ समझा कि जब वहाँ पर ड्रॉपलेट्स भारी हो जाती हैं, और भारी होने की फॉर्म में जब वो अर्थ पर आती हैं तो वो एक रेन कहलाती है। लेकिन प्रेसिपिटेशन में ऐसा भी होता है कि बर्फबारी आपने देखी होगी हिल एरियाज में। ठीक है, तो वो कंडेंस फॉर्म में आती है तो वो बर्फबारी हो जाती है। ऐसे ही स्लेट और ओले पड़ना, कल रात ही हमारे रीजन में जो है वो ओले पड़े हैं, आसपास के इलाकों में ओले पड़े हैं अच्छे खासे। ठीक है, तो वो एक रीजन, ये अलग अलग तरीके बताए गए प्रेसिपिटेशन की, बारिश का पड़ना, स्लेट होना और हेल होना, तो ये भी एक अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर हो गया हाई एंड। ये इसकी हैं कुछ एक्सरसाइजेस, क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनको आप जरूर करिएगा। यहाँ पर भी जो है वो क्रॉसवर्ड पजल दे रखी है, इनमें भी आप करेंगे तो आपको यहाँ भी कुछ ना कुछ नॉलेजेबल
बातें जानने को मिलेंगी। ये भी कुछ डे और सनी वेदर के बारे में कुछ दे रखा है, इसको भी आप करना चाहें तो करेंगे। चैप्टर हमारा यहाँ पर हो गया है एंड। 3 पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। थोड़ा सा डिटेल थी इसको समझाने में, इसलिए इसको समझाने में थोड़ा टाइम लग गया, और ये वीडियो इसी की वजह से जो है वो थोड़ा सा वीडियो तो लेंदी नहीं हुआ, इसके 3 पार्ट्स बन गए इस चैप्टर के। हालांकि चैप्टर इतना लेंदी नहीं है, लेकिन फिर भी डिटेल ज़्यादा थी इसमें, समझाने लायक ज़्यादा बातें थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे हम जल्दी अपने ज्योग्राफी अगले चैप्टर के साथ। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।